नमस्कार, आप देख रहे हो जोधाना न्यूज। जोधपुर पाल रोड स्थित सम्राट अशोक उद्यान में 9 अक्टूबर को इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ISA के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ISA की जोधपुर शाखा ने एक मशाल रैली का आयोजन किया। पत्रकार रामेश्वर सोनी की रिपोर्ट के अनुसार ISA जोधपुर के प्रेसिडेंट डॉक्टर ML टाक, सेक्रेटरी डॉक्टर भरत पालीवाल व कोषाध्यक्ष डॉक्टर नितेश अरोड़ा ने बताया कि यह मशाल राज्य के अलग अलग शहर होते हुए उदयपुर से जोधपुर पहुंची थी। इस मशाल रैली का उद्देश्य आम जन को एनेस्थेटिस्ट के विभिन्न रोल के बारे में ये बताना था। इस उपलक्ष्य में अशोक उद्यान में एक पब्लिक जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर नवीन पालीवाल व उनकी टीम ने आम जन को इमरजेंसी में CPR की महत्वता व सही तरीके की जानकारी दी गई, जिससे किसी व्यक्ति की जान बचाई जा सके। इस कार्यक्रम में शहर के सभी सीनियर एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर MC पावर, डॉक्टर प्रफुल्ल कछवाहा, डॉक्टर दिलीप सिंह, डॉक्टर प्रदीप भाटिया, डॉक्टर भरत माहेश्वरी, डॉक्टर कुशल कटारिया, डॉक्टर राकेश कर्नावत, डॉक्टर सरिता जन्वेजा, डॉक्टर शोभा पारीक, डॉक्टर मनोज पारीक सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के मार्गदर्शन के लिए डॉक्टर मनोज कमल, वाइस प्रेसिडेंट RSA एवं डॉक्टर गीता सिंघारिया, सेक्रेटरी RSA मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में सन टू ह्यूमन योग परिवार के गुरु राकेश गर्ग ने सभी डॉक्टर और उनकी टीम का आभार प्रकट किया। पेश है जोधपुर संवाददाता रामेश्वर सोनी की खास रिपोर्ट। मैं डॉक्टर भरत पालीवाल, एडिशनल प्रोफेसर एम्स जोधपुर से, और हमारी जोधपुर एनेस्थेटिक सोसाइटी के सेक्रेटरी होने के नाते मैं सभी आपका अभिनंदन करता हूं और आपके बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद देता हूं। जैसे कि मैं आपको यहाँ के सारे गणमान्य सीनियर चिकित्सकों का परिचय आपको दे चुका हूँ, और हम आज आपको जो घर में किस तरह से कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, अधिकतर आजकल उम्र की कोई सीमा नहीं रही है और घर के परिजन ही सबसे पहले चिकित्सक होते हैं जो कि मरीज के पास में अवेलेबल होते हैं। तो किस समय उस बहुमूल्य समय को आप उपयोग में ला सकें, उनके जीवन की आस बनाए रखें और CPR तकनीक से जब तक कोई मेडिकल सहायता उपलब्ध न हो जाए या आप उन्हें लेकर अस्पताल ना पहुंच जाए, तब तक कैसे आप उनकी जीवन की उम्मीद जगाए रखें। तो हम आज एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ में आपको ये CPR की तकनीक सिखाएंगे, और इसके अलावा आपके कोई भी मेडिकल रिलेटेड प्रश्न है तो हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये हमारा 75वां जिसको कि प्लैटिनम जुबली कहते हैं ना, वो इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का प्लैटिनम जुबली ईयर है। प्रयास करना चाहे तो इस पर कर सकते हैं। तो डॉक्टर कृतिका है, अभी जैसे इन्होंने बताया कि अचेत मरीज था, इन्होंने इनको शोल्डर्स या कंधों पे टैप करके जगाने की कोशिश करी। मैं एक बार पुनः, आप सब लोग एकत्रित हो गए, मैं एक बार पुनः संक्षिप्त में आपको सारी क्रिया विधि वापस बता देता हूँ। तो सबसे पहले इन्होंने, मरीज बेहोश हो चुका था, तो उन्होंने कंधों पे टैप करके उसको देखा कि क्या वो आपकी बात को सुन रहा है या जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा है। जब जवाब नहीं दे रहा है तो आप अकेले काफी देर तक CPR नहीं कर सकते, ये काफी थकाने वाली क्रिया है। इसलिए सबसे पहला काम ये होता है कि आप अलर्ट करें किसी और को कि वो मेडिकल हेल्प के लिए बुलाए, तो जिसको हम कॉल फॉर हेल्प कहते हैं। तो इन्होंने पहले कंधे पे टैप करके देखा, पूछा नाम जानते हैं घर में, तो उसके नाम से बुलाया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सबसे पहला काम किया कि मदद बुलाई। तो या तो आपके पास फोन हो तो आप फोन करके किसी परिजन को, घर में कोई और सदस्य है तो वो अपना एक इमरजेंसी सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देगा। इमरजेंसी सिस्टम उसने एक्टिवेट कर दिया। नाउ इनकी अब सबसे आसान है, अगर कहीं की किसी की नर्स देखनी है तो ये सांस नली के पास में है। आप अपनी 2 उंगली से आप खुद अपना हाथ पे हाथ लगाइए। यहाँ पे कैरोटिड पल्सेशन जो सबसे मुख्य धमनी है हमारे शरीर की, ठीक है, इस पे आप जैसे यहाँ पर ये आपका एडम्स एपर बोलते हैं, जो सबसे प्रोमिनेंट हिस्सा होता है। अब पानी घटकते हैं तो ये देखिए ये मुंह करता है। इसी के बाजू में आप सिर्फ 2 फिंगर से, जो बच्चों में दिखाते हैं ना बंदूक का निशान बनाते हैं, इस तरह से 2 उंगलियों से आप बस यहाँ रखिए। देखिए सबसे प्रोमिनेंट धमनी आपको फील होगी। अगर आपको ये फील हो रही है इसका मतलब उसकी धड़कन चल रही है, वो अचेत किसी और कारण से हुआ है। बट अगर आपको डाउट है कि मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ,
तो इस प्रक्रिया को चालू करने से कोई नुकसान नहीं है। आप इसको चालू नहीं करेंगे तो डेफिनेटली नुकसान हो सकता है, आप टाइम खो देंगे। पर आपको लगता है कि मेरे को मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ कि है या नहीं है, उस अवस्था में इसे चालू करने से जिसकी हृदय गति है फिर भी उसे कोई नुकसान नहीं होगा, अगर ये प्रॉपर तरीके से किया जाता है। तो आपने कॉल फॉर हेल्प कर लिया, बुला के देख लिया, धमनी चेक करी, आप देखा कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। हर कोई मेकआउट कर सकता है कि अपने वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो आपने धमनी देखी, धमनी है नहीं है, चलो नहीं है, मुझे समझ में नहीं आया, नहीं है मुझे समझ में नहीं आ रहा। सांस देखी, सांस चल रही है नहीं चल रही है। और कई बार देखिए, कई बार जब हृदय गति रुकने वाली होती है ना सर, वो दे विल नॉट फोकस ऑन, तो धमनी चल रही है नहीं, आपको श्योर नहीं है, आप रुक गए उस चीज के लिए, है ना। मान लीजिए आपको समझ में नहीं आया, हम मान लेते हैं कि नहीं समझ में आया, पर आप देखिए सांस ले रहा है कि नहीं। हम नॉर्मल सांस कैसे लेते हैं, छोड़ते हैं, बहते हैं। जिसकी हृदय गति रुक जाती है उसका कुछ समय तक सांस चलता रहता है, बट उस सांस का कैरेक्टर जो होता है वो नॉर्मल नहीं होता है। वो लंबी सांस लेगा, थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, फिर बीच में सही। तो इसको एगोनल गैस्पिंग बोलते हैं, ये हृदय गति रुकने का संकेत है, इसको एगोनल गैस बोलते हैं। तो ये लास्ट के कुछ क्षणों में इस तरह की अगर सांस आ रही है तो उसकी हृदय गति रुक चुकी है। अंतिम सांसों में क्या कराते? उसी समय आपको ये सीपीआर की प्रक्रिया चालू करनी, सीपीआर की प्रक्रिया चालू करनी। तो सीपीआर की प्रक्रिया चालू करने के लिए सबसे पहले आपका हाथ को लॉक कर लीजिए। आप सीधे हाथ के हैं, उल्टे हाथ के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों हाथ को इस तरह से करना है कि एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ में इस तरह से लॉक हो जाए। ये आप कर दिया, आपकी कोहनी है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है। फिर आप घुटने के बल बिल्कुल अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में रख लीजिए। अगर वो बिस्तर पे है तो आप बिस्तर पे चल के बैठ सकते हैं, अगर वो जमीन पे लेटे हुए हैं तो इस तरीके से घुटनों के बल आप जमीन पे उसके पास में बैठ जाइए, अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए। फिर अपने हाथ को, ये हमारी ब्रेस्ट बोन या जिसको कि स्टर्नम बोलते हैं, इसके निचले भाग में अपने हाथ रखें। कई बार राइट में रख लेते हैं, कभी लेफ्ट में रख लेते हैं, तो इससे हड्डियां टूट जाती हैं, जो रिब्स बोलते हैं। रिब के जो है उम्र के साथ में ये कमजोर हो जाता है, तो ये टूट जाता है। हालांकि क्योंकि उस समय जीवन महत्वपूर्ण है तो हमारे लिए इस चीज़ का ज़्यादा महत्व नहीं है, फिर भी हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। तो उसके लिए लोअर छाती के सेंटर में आप अपने हाथ इस स्टर्नम के जो ब्रेस्ट बोन है इसके निचले हिस्से में रखें, अपने कोहनी बिल्कुल सीधी रखें, क्योंकि आप अगर कोहनी सीधी नहीं रखेंगे तो जो भी जोर आप लगा रहे हैं वो कोहनी के से प्रॉपरली ट्रांसमिट नहीं होगा। तो आप अपने हाथ बिल्कुल सीधे रखें, अपने शरीर का पूरा भाग, क्योंकि ये बहुत मेहनत वाली प्रक्रिया है, आपको अपना शरीर का वजन उसमें यूज करना होगा। तो आप अपना पूरा भाग बेटा पूरा इसमें ट्रांसमिट कर लें। देख लिया आपने सबने इस तरह से पोजीशन है, इसके ऊपर होने चाहिए सीधी लाइन में, ये पूरा कंधा, एल्बो और हाथ तीनों एक ही सीधी रेखा में। अब ये यहाँ से नहीं होगा, है ना। तो आपका जितना भी आप रीजन से जो भी फोर्स लगा रहे हैं वो वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरह पोजीशन में आपने किया। अब 100 से 120 की गति से आपको छाती में दबाव देना है। अब आप समझ सकते हैं 100 से 120 का मतलब क्या होता है ना, पर मिनट में। तो आपके पास में 100 से 120 की गति से, है ना, पर मिनट, यानी 60 सेकंड्स के अंदर आपको 120 बार, यानी आप हर देखिए 2 से 3 सेकंड में आपको एक बार नीचे जाके ऊपर वापस आना है। इसलिए सबसे पहले मैंने बोला था कॉल फॉर हेल्प। आप किसी और को करें, क्योंकि ये आप 2 मिनट से ज्यादा नहीं कर पाओगे। आप अस्पतालों में भी देखते हो पूरी टीम लगी रहती है, एक जना हटता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा जना हटता है, क्योंकि ये बहुत थकाने वाली क्रिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप 100 से 120 की गति से करेंगे। दूसरा, कितना दबाना है, नीचे कितना दबाना है। हम तो सेंटीमीटर के हिसाब से कहते हैं कि कम से कम 5 सेंटीमीटर दबाना है, बट वहाँ उस समय कोई स्केल लेके तो बैठा नहीं है कि 5 सेंटीमीटर दबाना है। तो हमारा प्रयास रहता है इस छाती की 1/3 जो विड्थ है उतना नीचे जाना चाहिए। तो 1/3 जो आपका साइड का पोर्शन है उसका 1/3 हिस्सा तक नीचे जाना चाहिए, ये एडिक्वेट कंप्रेशन होता है। तो आप जब दबाते हैं तो हार्ट ब्लड पंप आगे करता है, आप जब छोड़ते हो तो शरीर का खून वापस ब्लड हार्ट के अंदर आके इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की गतिविधियां 100 से 120 की गति से आपको करना है।
देखिए, शरीर में हम हवा से 21% ऑक्सीजन लेते हैं। अब आपको ही करना चाहेगा। हाँ, 21% ऑक्सीजन लेते हैं जो हम हवा छोड़ते हैं। सर्वप्रथम किसी भी सुरक्षित हवादार एवं समतल स्थान पर मरीज को सुरक्षा की दृष्टि से ले जाया जाए। मरीज की प्रतिक्रिया की जांच करें। मरीज की हृदय गति और श्वास की जांच करें। हृदय गति और श्वास की जांच में 10 सेकंड से ज्यादा का समय हमें व्यतीत नहीं करना है। मरीज के कंधे पर सामने की तरफ से थपथपाते हुए आप ठीक हो, आप ठीक हो, पूछें कि क्या आप ठीक हो। अगर मरीज की प्रतिक्रिया आ रही है और मरीज का ध्यान रखें और मरीज को बाईं करवट में लिटाकर और निकटतम चिकित्सा सुविधा में भिजवाने की कोशिश करें। अगर मरीज की कोई भी प्रतिक्रिया आपको प्राप्त नहीं होती है तो मदद के लिए चिल्लाओ हेल्प हेल्प अथवा 108 अथवा स्थानीय आपातकालीन सेवा के लिए संपर्क करें। किसी भी आपातकालीन सेवा में संपर्क करते वक्त आपको कुछ निम्न बिंदुओं की जानकारी होना आवश्यक है जो आप उनको फोन पर कॉल के दौरान बताएंगे। सर्वप्रथम आपको अपनी पहचान बतानी है कॉल पर। आपको अपना एरिया, आपकी लोकेशन बतानी है जहां पर वो चीज आप देख पा रहे हो। जो व्यक्ति अचेत या बेहोश व्यवस्था में है उसकी पहचान, उसकी उम्र अंदाजन और उसका लिंग और उसके साथ दिक्कत क्या है, उस समय क्या परेशानी उसने फेस करी है और आप कितने लोग उसके बचाव कार्य में जुड़े हुए हैं। और ये सब बताने के बाद तब तक आपको फोन नहीं रखना है जब तक सामने वाला व्यक्ति आपको सुन ना ले और वो इस चीज को कंफर्म ना कर दे कि हाँ जी हम आपके पास मदद पहुंचा रहे हैं। हाँ जी, मैं लवी बात कर रही हूँ। हम अशोक बाग में हैं। एक व्यक्ति यहाँ पे 40 साल की उम्र के लगभग है जो कि बेहोश होकर गिर गए हैं। हम 2 व्यक्ति उसको संभाल रहे हैं। कृपया आप हमारे यहाँ पर आकर हमारी मदद करें। हाँ जी मैडम, हम पहुँच रहे हैं। धन्यवाद। छाती पर जब ये आपातकालीन सेवा का कॉल हो गया तो दूसरा व्यक्ति छाती संपीड़न या छाती पर दबाव देना शुरू करे। छाती पर दबाव छाती की बीच वाली हड्डी के निचले हिस्से पर दाएं या बाएं हथेली के निचले हिस्से को प्रथम रखकर दोनों हाथों की हथेलियों को बंद कर कोहनी और हाथ सीधे होते हुए मरीज की छाती के समानांतर आते हुए दबाव देना प्रारंभ करें। छाती के संपीड़न या दबाव की दर 100 या 120 दर प्रति मिनट की रफ्तार से होनी चाहिए एवं प्रति 30 दबाव के उपरांत 2 कृत्रिम श्वास मरीज को दे सकते हैं। लेकिन वर्तमान में कोविड महामारी को देखते हुए अगर बचावकर्ता इस चीज के लिए सहज नहीं है तो सिर्फ छाती पर दबाव देते देते भी आप उसी प्रकार का लाभ, उसी गुणवत्ता का सीपीआर दे सकते हैं मरीज को जिसकी आवश्यकता है। अभी आपको ये दिखाएंगे कि कृत्रिम श्वास कैसे देनी है। हर कृत्रिम श्वास के बीच में 1 सेकंड का अंतराल होगा। दोनों श्वास देने के बाद वापस से छाती पर दबाव बनाते रहें। हर दबाव पर छाती 2 इंच या 5 सेंटीमीटर तक का दबाव होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और हर दबाव के बाद सीने को पुनः वापसी वाली पोजीशन में आने का समय दें बिना छाती से हाथ हटाए। हर 2 मिनट के बाद मरीज की प्रतिक्रिया की पुनः जांच करें। श्वास और हृदय गति की आवाज सुनकर अगर मरीज का शरीर हिल रहा है या खांसी कर रहा है इसका मतलब उसमें जीवंत होने के संकेत हैं। अगर ऐसा है तो मरीज को बाईं करवट में लिटाएं और सामान्य चिकित्सा संस्थान में भिजवाएं। अगर अभी भी मरीज में कोई जीवंत संकेत नहीं है तो सीपीआर और छाती पर दबाव देने की प्रक्रिया शुरू रखें। सीपीआर को कब तक जारी रखना है? जब तक कोई भी चिकित्सीय मदद ना आ जाए, एक और प्रशिक्षित बचावकर्ता ना आ जाए, व्यक्ति के जीवंत होने के स्पष्ट संकेत ना आ जाए, बचाव दल थक गया हो या वो दृश्य असुरक्षित हो गया है, तब तक आपको सीपीआर जारी रखना है। सीपीआर शुरू कब नहीं करना है? जब वो दृश्य असुरक्षित है, जहां पर कोई ऐसी जगह नहीं कि आप उस जगह सीपीआर दे सकें, या रोगी में सामान्य रूप से जीवंत होने के संकेत नहीं है, या पीड़ित का शरीर कठोर बन जाता है जो कि अपरिवर्तनीय मौत के संकेत है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ ये सामान्य मेडिकल क्रिया करके किसी भी व्यक्ति के जीवंत होने की उम्मीदों को बढ़ा सकता है, किसी घर की खुशियों को वापस ला सकता है और अपने मनुष्य होने का सबूत देते हुए समाज को बेहतर कल की तरफ ले जा सकता है। धन्यवाद।